वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 27 का सीरीज लेके आऊँ। इसमें आप लोग का टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सारे 100 क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले आप लोग देखे होंगे हमारे इस चैनल में सेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 को अपलोड कर चुका हूँ और इसी के साथ साथ मैं सेट नंबर 28 को भी अपलोड कर चुका हूँ और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग के सामने आज का क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी देख सकते हैं हमारे बीच पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो लिखा 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 P और P6 एक वृत्ताकार मेजों के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। P2 और P6 के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। P2 P4 P1 के निकटतम पड़ोसी है। P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए जब भी वृत्ताकार का अगर स्पेस आता है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 6 लोगों को बैठाएंगे। ये 4 हो गए, हम लोग इस स्टेप से अफेक्ट कीजिएगा, यानी 6 टोटल लोगों को बैठाना। सबसे पहले क्या करें, देखिए इस स्टेप से आप लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए 1 2 हो गया, 3 4 5 6 इस टाइप से आप लोगों को क्लिक करना है। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बैठाते हैं तो इसमें पहला कंसेप्ट लिख रहा है P2 और P6 के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। क्लियर है? अब P2 और P4 जो है ना P1 के निकटतम पड़ोसी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए P1 को मान लेते हैं। तो हम लोग मान लीजिए P1 इसको मान लेंगे। क्लियर है? अब लिख रहा है P1 का पड़ोसी कौन है, तो P2 और P4। तो हम लोग मान लें यहाँ पे P2 लिख दिए और यहाँ पे P4 इसका निकटतम पड़ोसी है। क्लियर है? इसके साथ साथ लिख रहा है P2 और P4 P1 का निकटतम पड़ोसी है। P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 2 व्यक्ति आ रहे हैं, यहाँ भी 2 व्यक्ति। हम लोग क्या करें, यहाँ पे P6 ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए P5 जो लिख रहा है P3 के ठीक दाईं ओर है। तो सिंपल में अगर P5 हम लोग यहाँ लिखते हैं तो किसका ठीक दाईं ओर, P3 के दाईं ओर है। ये आप लोग के सामने देख सकते हैं 6 लोग को मैं बैठा दिया हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा है P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग बनाइएगा। तो P3 के, तो सिंपल में आप लोग देख सकते हैं P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो P3 के ठीक दाईं ओर का P5 है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर P5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग को इस स्टेप से बनाना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप लोग अपना प्रेजेंट माइंड से काफ़ी अच्छे से भी बना सकते हैं। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। तो देखिए आप लोग का रीजनिंग लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस सब सारे क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, खुद से देख लीजिएगा। क्लियर है? जो क्वेश्चन आप लोग के बीच में जो इंपॉर्टेंस है उसी को मैं डिस्कस करूँगा। और जो फ्रेंड्स आप लोग को जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, जिसका आंसर नीड होगा, उस चीज़ को मैं केवल सॉल्व करूँगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आ चुका है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुके हैं। सभी ट्रैक्टर कार है, कुछ स्कूटर कार है, सभी स्कूटर साइकिल है। देख सकते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, सभी ट्रैक्टर को मान लेंगे। तो ट्रैक्टर सबसे पहले मान लेते हैं सभी ट्रैक्टर। देखिए ये सभी ट्रैक्टर है, सभी ट्रैक्टर के बारे में बोल रहा है कार है, तो मान लीजिए कार है। क्लियर है? फिर आप लोग के लिखे, देखिए हम लोग इसको मानना पड़ेगा। तो सभी ट्रैक्टर, तो ये अंदर वाले जो थे ट्रैक्टर थे। क्लियर है? थोड़ा सा लिखा जाए, हाँ ये सारे ट्रैक्टर आप लोग के बीच में दिख रहा है ये कार है, तो हम लोग इसको कार लिख दिए। अब इसके बाद दिख रहा कुछ स्कूटर कार है। तो देखिए कुछ स्कूटर के बारे में बोल रहे कार है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। कुछ स्कूटर के आप लोग का ये कार है, तो हम लोग ये माने स्कूटर है। क्लियर है? फिर लिख रहा है सभी स्कूटर साइकिल है। तो यानी कि जो भी आप लोग का ये स्कूटर है ना, ये इस चीज़ को हम लोग को बना रहे हैं साइकिल के रूप में मान रहे हैं। तो इसे हम लोग साइकिल के रूप में मान लिए, यानी CYCLE मान लिए। तो ये आप लोग के बीच में साइकिल आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या लिख रहा। सभी स्कूटर कार है, तो देखिए सारे स्कूटर का कार है। देखिए सारे स्कूटर का कार से रिलेशन है नहीं है, तो पहला आप लोग का कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड लिख रहा कुछ कार साइकिल है। देखिए कुछ कार, तो कुछ कार साइकिल आपका हो रहा, तो सेकंड को सही कीजिएगा। थर्ड लिख रहा कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, तो देखिए ट्रैक्टर का साइकिल से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद दिख रहा कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है, तो ट्रैक्टर का स्कूटर से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी कैंसिल कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए तो केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि केवल 2 निष्कर्ष सही कर रहा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। क्या लिख रहा, यदि त्रिभुज ABC में एंगल BAC बराबर 75 डिग्री, एंगल ABC बराबर 45 डिग्री, BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो यदि ACD बराबर x डिग्री है तो 60 डिग्री का x/3% क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल को शो करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल को हम लोग बना दिए, इसमें देखिए ABC मान लिए, ये आप लोग का A हो गया, इसी पर हम लोग इसको B मान लेंगे। क्लियर है? ये C है, अब इसको एक्सटेंड करके हम लोग D मान लेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें एंगल शो करा BAC। सबसे पहले A के जहाँ पे वैल्यू शो करा आप लोग 75, वही देखेंगे B के जहाँ पे आप लोग को शो करा 45 लिख रहा। तो इसका जो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ेंगे
बाहरी कोण जो होता है वो दोनों के सम के सामने का ऐड होता है। तो यानी कि ये वैल्यू अगर निकालेगा तो आप लोगों के सामने 120 डिग्री आ गया, यानी एंगल ACD का वैल्यू 120 डिग्री आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा 60 डिग्री का x प्रतिशत, देखिए 60 यानी 60 डिग्री का x, तो x का वैल्यू कितना था 120 लाए हैं बाई 3। अब इसका परसेंट निकालना, तो परसेंट यानी कि 1/100 कीजिएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो सिंपल वे में देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 6 का टेबल में ये 12 4 टाइम्स आ गया। अब देखिए 60 10 का पावर में 60 6 बार होता है, 6 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक कितना होता है 24 होता है। तो राइट आंसर देखिए तो 24 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को क्लिक करते हैं, देखते हैं। लिख रहा पेंसिल का ग्रेड किस आधार का चयन करना चाहिए, पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर चयन करना चाहिए। सिंपल एवं फ्रेंड, सबसे पहले पेंसिल का जो ग्रेड होता है वह कार्य में खींची जाने वाली रेखाओं और प्रयुक्त कागज के आधार पर होनी चाहिए। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर कीजिएगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहे पेंसिल के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, पेंसिल में सबसे पहले जो एच ग्रेड का जो पेंसिल होता है उसमें 9H सबसे हार्ड होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ पेंसिल का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है, क्योंकि फ्रेंड इसमें ग्रेफाइट होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे ग्रेफाइट का जो शेप होता है हेक्सागोनल होता है। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर के प्रयोग से दी गई तिरछी रेखा के सहारे कौन और निम्नलिखित से रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के प्रयोग से आप लोग समांतर रेखाएं, लंब रेखा के साथ साथ क्षैतिज रेखा, वर्टिकल रेखा, ये सारी रेखाओं को आप लोग खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ फ्रेंड। सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोग को बताना चाहता हूँ सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर जो होते हैं आप लोग अगर क्लिक किए होंगे तो देखिए सेट स्क्वायर के केवल 2 प्रकार होते हैं। सेट स्क्वायर के 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड। एक होता है 30 के रूप में होता है, यानी कि 30 60 90 के फॉर्म में आते हैं। एक होता है आप लोग को 45 के रेंज में, यानी 45 फिर 45 आइए 90, यानी 2 रूप होते हैं सेट स्क्वायर का। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P रेशियो Q बराबर 1:3 है और RS देखिए R का वैल्यू लिख रहा है, देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स। R का भी जो वैल्यू जो लिख रहा है 2P रेशियो 3Q। तो सबसे पहले R का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2, P का वैल्यू क्या लिख रहा है 1, तो हम लोग लिख देंगे, यानी कि यहाँ का वैल्यू निकालेंगे R का वैल्यू 2 आ गया। उसी प्रकार S का वैल्यू अगर निकालते हैं तो आप लोग के सामने 3 लिख रहा है, Q का वैल्यू लिख रहा है 3, तो यहाँ पे निकालेगा तो 27 आएगा। क्या आएगा 27। तो सिंपल वे में देखिए R का वैल्यू अगर आप लोग निकालें तो 2 आ रहा। क्लियर है। उसी प्रकार S का अगर वैल्यू निकालें तो 27 आएगा। अब आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का PR गुना QS। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, PR को QS से गुना करेंगे। देखिए PR यानी 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, फिर रेशियो 3 को हम लोग 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी QS था ना, तो QS तो यानी यहाँ पे अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 × 9 के कंसेप्ट में आएगा। तो 3 और 9 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। तो ये यानी कि 2:27 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 11% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो सिंपल वे में अगर आप लोग पढ़िएगा तो देखिए 11% बढ़ानी है। सबसे पहले देखिए 11%, तो 11% अगर आप लोग इस टाइप से लिखते हैं। क्लियर है। तो इसमें से अगर देखिए बेसिक वैल्यू 100 है, 100 से आप लोग को 111 करना है, तो कितना घटाना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को देखिएगा तो ये कितना घटाने के लिए बोल रहा, तो सिंपल में 11 कीजिएगा, इसका बेस वैल्यू क्या रहा, तो इसका बेस वैल्यू आप लोग के सामने 100 आ रहा था। क्या रहा था 100 इंटू आप लोग कीजिएगा तो 100 कीजिएगा। अब आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व किए तो 11%, ये नहीं सॉरी, इसमें आप लोग यहाँ पे बेस वैल्यू लिखे तो 111 आएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते यानी कि अगर आप लोग इसको सॉल्व किए तो 9.999 आएगा, जो कि लगभग 10% के बराबर आएगा। तो इक्वल राइट आंसर देखिए जाए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पूरा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं अपने मन से CP मान लेते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स CP कुछ नहीं पता है तो हम लोग क्या मान सकते हैं 100 मानेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके हम लोग SP मानेंगे, तो SP क्या हो रहा है 10% की हानि हो रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे 90 रुपये हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग MP निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं MP बोल रहा है ना कि 10% की तो हानि हो रहा है, लेकिन 10% की हानि हो रहा है लेकिन 25% के छूट पर। तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 25% की छूट तो हम लोग 90 करेंगे और यहाँ पे 25% का डिस्काउंट है, तो 90 बाई क्या लिखेंगे 25 इंटू क्या करेंगे 100। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व
सॉल्व करते हैं तो सिंपल में इसका जो वैल्यू आएगा 120 आएगा। ये आप लोग का MP आ गया, क्लियर है। और आप लोग को निकालना है अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत। तो देखिए हम लोग सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप लोग का 100 रुपये का सामान को हम लोग 120 में बेचा है तो सिंपल में लाभ कितना हो रहा, 20 हो रहा। अब बेसिक प्राइस कितना था 100, तो सिंपल में अगर निकालें तो 20% आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सरमन विवेक से 20% कम है। सबसे पहले मान लीजिए सरमन और ये आप लोग का विवेक है। तो देखिए कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो मान लीजिए 100% है तो इससे 20% कम है, तो मान लीजिए 80 आ गया, क्लियर है। अब इसका रेशियो अगर निकालिए तो 4:5 आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 4:5 आ रहा। तो यहाँ पे बोल रहा है, अब देखिए ये आप लोग का रेशियो में आया, क्लियर है, लेकिन दिन के बारे में आएगा तो आप लोग 5:4 लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी लिख रहा है विवेक एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, यानी 20 दिनों में। तो इफ इसका एफिशिएंसी देखिए तो 5 गुना है। तो हम लोग को बोल रहा है सरमन उसी हेलमेट को कितने दिनों में करेगा, तो इसको हम लोग क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई की कितना आएगा 25 डेज आएगा। तो आंसर के अकॉर्डिंग देखिएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 डेज इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपये है। समान अवधि तथा समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो आर देखिएगा 8% है, क्लियर है। तो हम लोग ऐसा ही निकालेंगे 2% यानी कि 2 वर्ष के लिए। तो सिंपल में निकालेगा तो 8 को 2 से गुना किए कितना आ गया 16% आ गया, कितना आ गया ये 16% आ गया। अब हम लोग CI के रूप में निकालेंगे तो CI के रूप में कीजिए 8% के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे 16.64 कीजिए, 16.64 कीजिए, क्लियर है। ये आप लोग का आ जाएगा। हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 16 और 16.64 16.64 का डिफरेंस निकालिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड 0.64 आएगा। क्या आएगा 0.64 आएगा। तो हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू निकालेगा तो देखिए 0.64 यानी कि नहीं सॉरी यहाँ के बाद आप लोगों को क्या करना, देखिए ये तो आगे अब प्रश्न से आप लोग को बोल रहा है। देखिए 16% का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग देख सकते हैं कितना लिख रहा है 1120 रुपया लिख रहा था, क्लियर है। तो हम लोग सिंपल में यहाँ 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू निकालेगा तो 70 आएगा। क्या आ गया 70। तो फ्रेंड्स हमें CI के रूप में निकालना था तो CI का वैल्यू देख सकते हैं 16.64% के अकॉर्डिंग आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए ये आप लोग का जो 70 है गुना क्या करेंगे 16.64, तो 16 गुना 64 कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 1164.8। तो राइट आंसर होगा 1164.8 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर दीजिए तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है जिसे जल में डाला जाता है तो वस्तु जल में क्या होगी। सिंपल में सबसे पहले लोग क्या करेंगे डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू 180 है और वॉल्यूम का वैल्यू देखना चाहते हैं तो 360 है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 आता है, यानी कि इसका डेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लाएंगे, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग का जल से तुलना कर रहा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब देखिए यहाँ पे जल का है और इसका ये, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं जल का जल का घनत्व तो अधिक है कंपैरिजन टू ठोस वस्तु का। तो फ्रेंड इसका कंसेप्ट आप लोगों को पता, अगर किसी का भी घनत्व देखिए अगर किसी का भी घनत्व अगर जल के घनत्व से कम रहता है तो क्या होता है वो हमेशा तैरता है। तो देखिए ये कम था तो इसलिए क्या हो गया तैरेगा। तो राइट आंसर क्या करिएगा तैरेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स हम लोग बताना चाहते हैं वस्तु जल का जो घनत्व होता है, याद रखिएगा जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग बर्फ का, तो बर्फ का होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ द्रवों में घर्षण को विस्कोसिटी कहते हैं, यानी कि श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं श्यानता। ऑप्शन नंबर A को अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए तरल का वह गुण जिसके कारण वह संपर्क सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है उसे बोलते हैं विस्कोसिटी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील की सतह पर का पानी बस जमने ही वाला है तो झील का अर्धस्थल पर जल का तापमान क्या होगा। जब भी जमने वाला होता है तो उसका अर्धस्थल का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है फ्रेंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो सिंपल में पानी का वाष्पोत्सर्जन जो होता है एक प्रकार का उष्माशोषी परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा बॉयलर्स के अंदर उच्च दाब के कारण होता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण होता है, यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कीजिएगा।
चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर द्वारा सबसे पहले हम लोग बताना चाहते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या। तो देखिए ट्रांसफार्मर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है जिसमें कांस्टेंट होता है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले याद रखिएगा इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें फ्रीक्वेंसी और पावर ये दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी दोनों ट्रांसफ़र होता है। और वही वोल्टेज और करंट का क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र होता है। देखिए ये दोनों चेंजिंग होता है, यानी एक दूसरे को चेंज करता है, लेकिन ये आपके क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये रूल होता है। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, क्लियर है। लेकिन इसमें ये जो वर्क करता है वह एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज पे कार्य करता है। तो सिंपल में देखिएगा डीसी, तो डीसी पे कभी भी ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता, तो कैंसिल कर दीजिए। विद्युत उत्पादन कार्य का कार्य ट्रांसफार्मर का नहीं होता है। तो सिंपल में हम लोग ऑप्शन नंबर सी को जाएंगे, एसी वोल्टेजता का अपचयन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन लिख रहा है एसी को डीसी में परिवर्तन करना। तो एसी में जो डीसी को बदलता है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। होपफुली आप लोग यूज भी किए होंगे रेक्टिफायर का, इसे बोलते हैं रेक्टिफायर यंत्र। एक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी चालकता क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे चालकता क्या होता है। देखिए चालकता को सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं, देखिए जी से डिनोटेड करते हैं। अब इसकी होता क्या, देखिए द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज कंडक्टेंस, यानी कि ये बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए रेजिस्टेंस का ऐसे मात्रक होता है फ्रेंड ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। ओम का इन्वर्स होता है आप लोग का कंडक्टेंस हो गया, क्लियर है। आप लोग बोला यदि तार की लंबाई को गुना कर दे, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए अगर लंबाई को आप लोग बढ़ा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोला लंबाई को दोगुना करते हैं, तो सिंपल में लंबाई को दोगुना कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दोगुना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए जी बनाइए, तो जी बराबर क्या होता है 1/r। तो यहाँ पे r के जगह पे क्या लिखिएगा 2r कीजिए, क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा वैसे जी का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला 1/r होता है। तो देखिए 1/r को हम लोग साइड कर दिए, तो सिंपल में क्या बचा 1/2 इसका नया वैल्यू बचा, जो कि क्या है आधी हो जा रही है, क्या हो रही है, आधी हो जा रही है, क्लियर है। तो राइट आंसर होगा आधी हो जाएगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए जी का जो ऐसा ही मात्रा होगा, देखिए जी को फार्मूला तो 1/r होता है। अब देखिए 1r का फार्मूला क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए ओम का इन्वर्स कीजिए तो ओम इन्वर्स। अब इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं सेमन, क्या बोलते हैं, SIEMN। अब सीमन इसका ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये सब सारी रीजनिंग को मैं स्किप कर देता हूँ, देखिएगा खुद से बना सकते हैं आप लोग। जो क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसी को मैं बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में क्या रहा है, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 26 में। तो 26 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं ड्राइंग मशीन का और एलपी का, अगर आप लोग जॉब लेना है तो ड्राइंग मशीन के बारे में जानना अनिवार्य है। तो देखिए एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा ड्राइंग शीट होता क्या। देखिए आप लोग बनाए भी होंगे तो फ्रेंड देखिए ड्राइंग शीट आप लोग को इस टाइप से बनाना पड़ता है। देखिए आप लोग का ये ड्राइंग शीट है, क्लियर है। तो सिंपल वे में याद रखिए जब भी ड्राइंग शीट को आप लोग मोड़ते हैं तो इसके लिए शीर्षक ब्लॉक का होना जरूरी होता है, शीर्षक ब्लॉक का होना जरूरी होता है। और देखिए इसमें शीर्षक ब्लॉक हमेशा दाएँ ओर होता है, क्लियर है। और इसका रेशियो की बातें करना चाहते हैं तो इसका रेशियो जो होता है फ्रेंड्स याद रखिए 185, देखिए ले देता हूँ। इसका रेशियो का अगर बातें करना चाहते हैं तो 185 mm, हमेशा याद रखिए 185 mm क्रॉस 65 mm होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और वो भी किसके अकॉर्डिंग, तो BIS के द्वारा, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ब्लॉक का जो साइज होता है 185 mm गुना 65 mm होता है। चलिए इसी को हम लोग टाइटल बार भी कहते हैं, टाइटल ब्लॉक भी कहते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो शीर्षक ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टिंग निम्नलिखित में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मिनी ड्राफ्टिंग में सबसे पहले याद करें, मिनी ड्राफ्टिंग में सबसे पहला जो चीज़ आता है आप लोग का स्केल आता है। क्या आता है फ्रेंड, स्केल का यूज करते हैं इसमें, क्लियर है। स्केल के बाद हम लोग आप लोग जो यूज करते हैं सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, फिर प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, क्लियर है। तो देखिए इसमें हम लोग कंपास का यूज कभी नहीं करते। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को यूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट के मूलभूत सिद्धांत किस पर आधारित होता है। फ्रेंड्स आप लोग देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर पढ़े होंगे तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे इसका मूलभूत जो सिद्धांत जो कार्य करता है वह लंबाई व चौड़ाई के अनुपात का होता है, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का होता है, क्लियर है। और सिंपल में इसका जो मूलभूत जो वैल्यू होता है लंबाई और चौड़ाई का, अगर आप लोग बनाइएगा तो 1:√2 होता है, 1:√2। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो उसका रेशियो लिखता होगा √2 लिखता होगा, क्योंकि इसे हम लोग क्या करते हैं अगर दोनों साइड हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आप लोग का वैल्यू आएगा। तो दोनों आप लोग का राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अब
याद रखिएगा एक्स और वाई सीट एक सिरे पर रहते हैं, तो इसका सबसे पहले ये जो बड़ा ड्राइंग जो साइज होता है उसे बोलते हैं ए नॉट। तो ए नॉट का जो शेप होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसमें अगर एक्स का वैल्यू अगर निकालने बोले हो तो इसका में एक्स का वैल्यू होता है 841 होता है। वही इसमें वाई की बातें करना चाहते हैं तो 1189 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब आप लोग का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन क्या लिख रहा है। अंकित मूल्य के 2/5। तो सबसे पहले अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के हम लोग 2/5 देखिए, अंकित मूल्य के 2/5 विक्रय मूल्य के यानी एसपी के 3/4 के बराबर है। तो फ्रेंड आप लोग को छूट निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सिंपल में अगर एमपी और एसपी का रेशियो निकालेगा तो आप लोग को भी देखिए 15 और 8 का रेशियो आ जाएगा, 15 और 8 का। क्लियर है? यानी कि हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट निकालेंगे। तो सिंपल में आप लोग देख सकते हैं डिस्काउंट कितना रहा, 15 का चीज़ 8 में बेचे तो 7 रुपये का डिस्काउंट आ रहा, और किस पे आ रहा? 15 रुपये। तो हम लोग 7/15 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को भी चाहेंगे आंसर जो है 46.66% इज द राइट आंसर। तो अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया जो कि काफ़ी अच्छा है। 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेगी? सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 लिख रहा, फिर लिख रहा 40 लिख रहा और ये 60 लिख रहा। ये जो आप लोग का जो सेकंड लिख रहा, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेगा। तो इसका एलसीएम अगर निकालेगा तो 120 सेकंड आएगा। ऑलरेडी आप लोग 120 सेकंड बराबर होता है 2 मिनट होता है। क्या होता है? ये 2 मिनट होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लिख रहा था 30 मिनट में कितनी बार होता है। सिंपल वे में आप लोग को 30 मिनट में बोला ना, तो 30 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग को जो आंसर आएगा 15 बार होगा। क्या होगा? ये 15 बार। तो राइट आंसर का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर क्लियर कर दे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। तो 30 नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा। 2 रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकेंड का समय लगता है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है और जब भी एक ही दिशा में होता है तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन रहेगा और एक ही दिशा की रहेगा तो दोनों को हम लोग सापेक्ष स्पीड निकालते हैं। तो हम लोग याद रखिएगा एक ही दिशा में हम लोग जब भी निकालिएगा तो दोनों का जो स्पीड होता है दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 95 में से 60 को घटाई कितना आएगा? 35 किलोमीटर पर आवर इसका होगा, स्पीड होगा। क्लियर है? हम लोग इसे क्या करेंगे? हम लोग मीटर पर सेकंड में गुना बदल देंगे, तो इसे 5/18 से गुना करेंगे। क्लियर है? हम लोग तेज रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स लंबाई निकाले, तो लंबाई बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो चाल यहाँ पे अगर देखिएगा तो कितना रहता है? 35 लिखिएगा, और ऑलरेडी हम लोग इसको क्या करेंगे, तेज के लिए बोला ना, तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है? लंबाई निकालिए, यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो देखिए अभी हम लोग चाल क्या निकाले थे? दोनों का डिफरेंस 35 निकाले थे, और हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किए थे। ये आप लोग का था चाल। अब समय देखिएगा तो 36 सेकेंड लिया था, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 35 और 5 को 2 से गुना किया, 10 आ गया। तो सिंपल में इसको मल्टीप्लाई किए तो 350 मीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो सबसे पहले से बोर्ड मास का रूल को अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये अंडर रूट 576 है, तो 576 होता है 24 का। 24 को अगर 2 का डिवाइड किया तो कितना आएगा? तो 12 आएगा। 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 आएगा। 24 का स्क्वायर कीजिए तो 576 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग कीजिए तो 576 आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग को इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना होगा। तो टोटल अगर सॉल्व कीजिए तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा 2704 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट यानी कि 52 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, नहीं तो समझ में आता। देखिए यहाँ पे आप लोग का 52 गुना 52 करेंगे। देखिए 52 गुना 24 था, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 52 गुना 24 है, और इसका जो मैं वैल्यू निकाला था डिवाइड में कितना लाया था? तो 24 लाया था। तो 24 को डबल टाइम्स ले देंगे। अब आप देखिए कैंसिल कर दीजिए, तो 52 का स्क्वायर कीजिए तो सिंपल में 2704 आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू 5 है तो टैन थीटा का मान क्या होगा? इसे ट्रिकी से आप लोग बना सकते हैं। नहीं तो एक काम कीजिए, देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का जो वैल्यू होता है 1/5 कीजिएगा। क्या कीजिए? 1/5 कीजिएगा। अब सिंपल में हम लोग क्या करेंगे? दोनों का कैंसिलेशन कर देंगे। अब इसके बाद निकालेगा तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा 2 सेक थीटा। क्या आएगा? 2 सेक थीटा बराबर कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 × 1 + 5 कीजिएगा। तो टोटल अगर वैल्यू यहाँ से निकालेगा
तो आप लोग को वैल्यू यूज कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25 26 26/5 आएगा। क्या आएगा? 26/5 आएगा। लेकिन हमें इसके बाद सेक थीटा का निकालना, तो 2 को इससे कैंसिल कर दे 13 से, तो सेक थीटा का वैल्यू आ रहा है आप लोग का 13/5 आ रहा है। देखिए सेक थीटा का वैल्यू आप लोग निकाले तो फ्रेंड 13/5 आ गया। ऑलरेडी आप लोग को पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस होता है। तो ये आप लोग का आ गया। अब इसका तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? 12 आएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को निकाला tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो 12/5 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पीजो विद्युत प्रभाव किसके द्वारा विद्युत उत्पादन करता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये फ्रेंड जो उत्पादन करता है ये दाब के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? दाब के द्वारा, यानी कि प्रेशर इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा पीजो विद्युत प्रभाव पर ही कलाई, घड़ी और ट्रांसड्यूसर पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आममीटर का प्रतिरोध संत के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है? सबसे इजी क्वेश्चन। तो आममीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। काफ़ी अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। बातें करना चाहते हैं आमीटर का, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आमीटर होता क्या है। तो देखिए आमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले आमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है फ्रेंड जो सबसे पहले आमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो विद्युत धारा को मापता है। याद रखिए किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। इसके साथ साथ याद रखिए इसमें विद्युत धारा को तो मापता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, यानी इसे किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, इसे हम लोग श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं। क्लियर है? और इसका जो सिंबल होता है देखिए इस टाइप से हम लोग इसका सिंबल का यूज करते हैं। और इसका एक आदर्श देखिए आमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है, लेकिन एक आदर्श आमीटर की बातें करना चाहता हूँ वह इन्फिनाइट होता है। क्लियर है? तो चलिए इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखिएगा। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय जिस बल को अनुभव करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्र की दिशा एवं वेग की दिशा के दोनों के लंबवत होना चाहिए। देखिए इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 का कंसेप्ट होता है, यानी कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमोटिव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जिसका फॉर्मूला होता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वी बी साइन थीटा होता है, वी बी साइन थीटा होता है। क्लियर है? अगर आप लोग मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप लोग थीटा के यहाँ पे 90 डिग्री लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 90 डिग्री लिखिएगा तो वी बी आएगा। क्या आएगा? वी बी। और वही आप लोग कम वैल्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 लिखिएगा, तो सिंपल में आप लोग का ये 0 आ जाएगा। तो ये आप लोग का कंडीशन होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, तो फ्रेंड्स याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रा होता है वह टेस्ला होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा टेस्ला होता है। वही बातें करना चाहते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रा होता है वह वेबर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, वेबर होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और फ्रेंड याद रखिए एक टेस्ला का वैल्यू क्या होता है? अगर क्वेश्चन आता है एक टेस्ला का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिए एक टेस्ला का वैल्यू होता है 10⁴ गॉस होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये आप लोग को ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर? देखिए मान लीजिए फ्रेंड ये कोई वस्तु था, ये ऊपर की ओर जा रहा, फिर ये वापस रिटर्न हो गया यहाँ नीचे की ओर आ गया। क्लियर है? तो देखिए कुल दूरी निकालते हैं, यानी कि देखिए अगर आप लोग दूरी निकालिएगा तो दूरी मान लीजिए शुरू में h था, तो h से गया, h से वापस आ गया, तो कुल दूरी क्या आ गया? 2h आ गया। लेकिन वही बातें करना चाहते हैं इसका विस्थापन का, तो देखिए विस्थापन क्या, जहां से गया वहीं पर वापस आ गया, तो क्या हो गया? 0 आ गया। और हमें क्वेश्चन में देखिएगा तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हो रहा, तो देखिए दूरी का वैल्यू क्या था? 2h था, और विस्थापन का वैल्यू क्या था? 0। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाले तो क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा, यानी कि अनंत आएगा। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया था? तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे मॉडर्न प्रिंटर जो आप लोग घर में भी यूज किए होंगे या फिर आप लोग देखते होंगे किसी भी स्टेशनरी दुकान पर, तो मॉडर्न जो प्रिंटर होता है उसके लिए हम लोग जिस मशीन का यूज करते हैं उससे बोलते हैं PPM। क्या बोलते हैं? PPM, यानी इससे बोलते हैं हम लोग PPM का फुल फॉर्म होता है P होता है पेज पर मिनट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अल्टरनेटर
1500 चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से घूमता है उसके पोलों की संख्या क्या होगी यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या जानना चाहते हैं, देखिए सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, बाय आप लोग को पी लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आप लोग को सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे चक्कर दे रहा 1500 लिख रहा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120 लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी की बातें करना चाहते हैं 50 लिख रहा, बाय पी कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सिंपल में आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 का पहाड़ा में 150 जो आता है आप लोग का 30 बार में आता है, अब 30 का पहाड़ा में 120 जो आएगा 4 बार में आएगा। तो सिंपल में पी का जो वैल्यू आएगा 4 आता है, क्या आएगा ये 4 पोल। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फंक्शन की आप लोग को पढ़े होंगे टोटल 12 प्रकार के होते हैं। क्लियर है, जिसमें सारे F1 F2 F3 सारे का अलग अलग वर्क होता है। जिसमें कि फ्रेंड्स आप लोग को बोला किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए, तो सिंपल में याद रखें किसी भी फाइल नेम का नेम बदलने के लिए हम लोग F2 का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं F4 का, तो सिंपल में याद रखिएगा सक्रिय लिस्ट यानी एक्टिव लिस्ट को सूची प्रदर्शित करने के लिए F4 का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बातें करना चाहते हैं, फिर इसमें कुछ और फैक्ट्स बता देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले होता है कि F1, तो F1 जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। F1 फॉर होता है हेल्प होता है, क्या होता है ये हेल्प होता है। और F2 में बता दो, इसके साथ F3 भी जान लीजिए। तो F3 जो होता है फाइल या फोल्डर को खोलना होता है। क्लियर है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है F7, तो F7 जो होता है स्पेलिंग ग्रामर की जांच करना। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होता है F12 जो कि सेव एज के रूप में कार्य करता है। ये आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए इस चीज़ को क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। देखिए नागरिक चंद्रमा अनाज, तो नागरिक चंद्रमा अनाज को आप लोग को वेन डायग्राम बनाना। सबसे पहले देखिए नागरिक, ये चंद्रमा, ये अनाज, तीनों का कोई रिलेशन नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को असंगत को मैं स्किप कर रहा हूँ, खुद से देख लीजिएगा। वैसे मैं असंगत को किए, देखिए 6 को 2 से गुणा किए 12, 9 7 63 और 9 5 45, लेकिन 4 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17 दिख गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। अब देखिए ये आप लोग को क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आ सकता है। देखिए कोनी एंगुलर प्रोजेक्शन का निर्देश करता है। देखिए सिंपल वे में याद रखिएगा। देखिए दो रूप मेरा ट्रिक पढ़ लीजिए। सबसे पहले एंगल जो प्रोजेक्शन आता है आप लोग का, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देगा या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देगा। क्लियर है। तो हम लोग बातें करना चाहते हैं फर्स्ट और थर्ड के बारे में डिफरेंस का। देखिए अगर फर्स्ट बारे में बोल रहा ना, तो आप लोग को सिंपल वे में देखिए सर्कुलर अगर देता है तो सिंपल वे में याद रखिएगा, सर्कुलर शेप में अगर दे रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रकार का। क्या बोलेंगे, थर्ड प्रकार का। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं, अगर आप लोग का फर्स्ट वाला देगा तो उसमें एक तरफ से इस टाइप से रहेगा। क्लियर है। तो ये होता है ट्रिक होता है। तो देखिए तो पहला में सर्कुलर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखेंगे। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं फर्स्ट एंगल में होता है तो हम लोग का ये फर्स्ट में इस टाइप से शुरू में कर देते, और इसके बाद हम लोग क्या करते, यहाँ पे लोग सर्कल को शो करते। ये होता है फर्स्ट वाला का। क्लियर है। तो ये आप लोग का ट्रिक भी होता है, आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखे होंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा, क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। देखिए एक प्रक्षेपण का तिर्यक प्रक्षेपण है जिसकी वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक कैविलियर, देखिए एक कैविलियर, देखिए यानी एक कैविलियर प्रक्षेपण एक तिर्यक प्रक्षेपण होता है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया था। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा कैविलियर प्रक्षेपण में प्लेन के साथ साथ हमेशा याद रखिए 45 डिग्री का कोण को हम लोग बनाते हैं। यानी कितना डिग्री का बनाते हैं, 45 डिग्री के कोण को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग पैमाने में चिन्ह M5 पैमाने को इंगित करता है। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए बेसिक, देखिए M5 के बारे में बोल रहा, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे M1 के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं कुछ याद करवाता हूँ। एक होता है M1, फिर होता है फ्रेंड M2 होता है, इसके साथ साथ आप लोग M3 भी पढ़े होंगे, फिर आप लोग का होता है M4 होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ M5 मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, और देखिए पाँचों को मैं आप लोग को याद करवाता हूँ। देखिए अगर हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले M1, तो M1 का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं M2 का, तो 1:25 होता है। क्लियर है। और M3 के लिए बोले तो 25 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। क्या करेंगे, 10। फिर देखिए इसका कॉम्बिनेशन इससे होता है, यानी 1:25 दूनी क्या होता है, 50 होता है। क्लियर है। अब अगला में हम लोग जाएंगे तो सिंपल में 50 को 4 से गुना कर दें, यानी कि 200, ये होता है रेशियो के रूप में होता है। तो राइट आंसर कीजिए, तो M5 के रूप में आएगा। क्लियर है। तो M5 के लिए क्या था, 1/200, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं M:10 किस में आता है, तो अभी मैं बताया था ये जो आप लोग का आता है M3 के रूप में आता है, M3 के रूप में आता है। अब 1:50 कितने किस में आता है, ये M4 में आता है। क्लियर है। वही M अगर 400 बोलता है तो ये जो हम लोग लेते हैं M7 में लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए ये क्वेश्चन आ गया मैथमेटिक्स का। तो देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 14 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देखिए आप लोग पुटिंग मेथड का यूज कीजिए। देखिए लेट मान लीजिए फ्रेंड ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू हम लोग मान लीजिए 1 मान लें, क्लियर। उसी प्रकार बी का मान हम लोग मान लें 2 मान लेते हैं और सी का वैल्यू 3 मान लें। अब तीनों को जोड़िए, 3 2 5 और 1 क्या आ गया 6, यानी ये सेटिस्फाइड कर दिया। उसी प्रकार यहाँ 1 माने 2 3, अब सारे का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तीनों को जोड़िए तो क्या इतना रहा, तो 9 4 13 14। देखिए ये भी सेटिस्फाइड कर दिया, क्लियर है। तो हम लोग यही वैल्यू को पुट करेंगे जिस इसमें। तो हम लोग देखिए ए के जगह पे हम लोग क्या माने, देखिए 1 ले दिए, बी के जगह पे हम लोग क्या माने 2 माने हैं और सी के जगह पे हम लोग 3 माने। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सिंपल में आप लोग पुट कीजिए। देखिए ए माइनस बी, तो यानी कि 1 में से 2 गया तो ए माइनस 1 बचा, माइनस 1 का स्क्वायर के 1 आएगा। फिर देखिए बी माइनस सी, तो 2 में से 3 कीजिए तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर होगा 1। फिर सी माइनस यानी 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना था 4 होता है, तो 4 5 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। सबसे बढ़िया फ्रेंड्स इसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर आप लोग बनाए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए 51 नंबर लिख रहा यदि 10x प्लस 5 रेशियो 42x प्लस 8 इक्वल टू लिख रहा 5 और 8 का घन है, तो सिंपल में एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड मैं इसका केवल हेल्प कर देता हूँ, हिंट्स कर देता हूँ। देखिए 5 ये आप लोग को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख रहा 42x प्लस 8 है। इसका लिख रहा 5 और 8 का क्यू है, तो 5 और 8 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। और हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग भी जो आएगा 12 आएगा, तो 12 का क्यूब निकालेंगे तो 1728 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर दीजिएगा। चलिए अब आ चुका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिख रहा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अकेला सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सिंपल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी। देखिए हम लोग यहाँ पे कार्य निकालेंगे, तो देखिए ए प्लस बी का कार्य लिखेंगे, फिर हम लोग बी प्लस सी का कार्य लिखेंगे, फिर सी प्लस ए का कार्य लिखेंगे, क्लियर है। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर 10 दिनों में कर रहा, फिर बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा 15 दिनों में कर रहा, और सी प्लस ए मिलकर कर रहा 20 दिन में। तो टोटल वर्क अगर देखिएगा तो 60 आ रहा, क्या आ रहा 60 आ रहा। और हम लोग बातें करना चाहते हैं ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी की क्षमता आएगा आप लोग का 6 आ जाएगा, और बी प्लस सी का आएगा 5 चौक 15 चौक 60 4 आ गया, और इसमें कीजिए तो 3 आ गया, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी की क्षमता निकालने बोल रहा। तो देखिए टोटल अगर ए बी सी की क्षमता निकालेंगे तो 6 4 10 और 1 10, 6 4 10 3 13 आ गया। तो ए बी सी की क्षमता निकालेंगे तो 13/2 यानी कि 6.5 आ जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी की क्षमता निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 6.5 तीनों का क्षमता तो 6.5 कर दिए। ये कहाँ से कि आप लोग को पता चला, देखिए 6 4 10 3 13 और सारे में देखिएगा ए भी 2 टाइम्स है, ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है, सब डबल टाइम्स है। तो हम लोग 6.5 में से हम लोग क्या करेंगे, अब 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि आप लोग का सी का बोल रहा, और सी देखिएगा केवल बी ए प्लस बी वाला का वैल्यू ले लिया, क्लियर है। तो इसमें 6 था, तो हम लोग माइनस कीजिए तो क्या आएगा 0.5 आएगा, क्या आएगा 0.5 आ रहा। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स 0.5, अब सी द्वारा कार्य करने में समय, तो सिंपल में देखिए 60 था, 60 का हम लोग क्या करेंगे 0.5 था, यानी इसका कार्य को 0.5 से कीजिएगा तो ये आप लोग को ऊपर जाएगा। तो सिंपल में 120 दिन आप लोग का इसका राइट होगा, आंसर होगा। तो राइट आंसर कीजिए तो 120 दिन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच होगा। सबसे पहले क्या करें फ्रेंड, चौथी संख्या को मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो इसलिए 3 संख्याओं का औसत क्या होगा 3x होगा, ऑलरेडी होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे बोला 3 संख्याओं का योग, तो 3 संख्याओं का योग करेंगे तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 9x आ गया। और 4 संख्याओं का योग अगर करेंगे तो देखिए 9x आ गया। हम लोग चौथा संख्या क्या माने थे x माने थे, तो टोटल कीजिए तो क्या आ गया 10x आ गया। तो हम लोग प्रश्न इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो 10x का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका 4 गुना करेंगे किसका 35 का। तो आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल में x का वैल्यू निकालेंगे तो 14 आएगा, क्या आएगा 14। तो 14 आएगा, तो 12 और 15 यानी 14 जो होता है किसके बीच होता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड देख सकते हैं 12 और 15 के बीच में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा।
चलिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे वायरस का फुल फॉर्म। देखिए, वायरस का फुल फॉर्म होता है, देखिए वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। तो राइट आंसर अगर कीजिए 54 का, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, हम लोग बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो लिख रहा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करती है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करती है, तो यह कौन सा नियम कहलाता है? सिंपल है फ्रेंड, ये फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम है। क्या ये दाएं हस्त नियम है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम है। यही अगर लंबवत रहता तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में रहता। क्लियर है? और अगर चारों ओर अगर चुंबकीय क्षेत्र को शो करता तो वह मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम होता है। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर होगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। चलिए, मैं बातें करना चाहता हूँ मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, फादर याद कीजिए, मदर याद कीजिए और चिल्ड्रेन, फादर मदर चिल्ड्रेन। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग का जो फिंगर जो शो करता है, देखिए सबसे पहले देखिए अंगूठा जो शो करता है वो F4 फोर्स को शो करता है। क्लियर है? उसके बाद आप लोग का जो तर्जनी होता है वो आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है, फ्लक्स FLUX को शो करता है। क्लियर है? वही C यानी कि आप लोग का जो मध्यमा होता है वो आप लोग को करंट को शो करता है। क्या किसको शो करता है? करंट को, या फिर EMF लिख सकते हैं। क्लियर है? ये रूल होता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है ये? तो लिख रहा, यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब की आपूर्ति की गई शक्ति कितनी होगी? सिंपल वे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे फ्रेंड। देखिए, P बराबर क्या होता है? देखिए, हम लोग पढ़े हैं P बराबर क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? P बराबर क्या होता है? VI होता है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे केवल वोल्टेज है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑलरेडी आप लोगों को पता I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V/R होता है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा, आर तो नहीं है तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो देखिए, भी है, भी रहने दिए, आई के जब हम लोग क्या करेंगे? V/R कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग पुट करते तो सिंपल में V²/R आ गया। क्लियर है? यानी कि P का अगर वैल्यू निकाल, देखिए सिंपल वे में आप लोग को ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। तो P का फार्मूला क्या होता है? V²/R होता है। ये होता है फार्मूला। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखिए, रिलेशन अगर निकालिए तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V² होता है। क्लियर है? तो हम लोग इसी के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो यानी कि आप लोग निकालिए तो क्या कीजिए, हमारे P1/P2 निकालते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा? V1 का स्क्वायर करते हैं, यानी V1 का स्क्वायर बटा क्या कर सकते हैं? V2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए, P1 का वैल्यू अगर आप लोग सिंपल वे में अगर देखना चाहते हैं तो 24 वाट लिख रहा है, तो हम लोग 24 कर दिए। क्लियर है? आप लोग को P2 निकालने के लिए बोला, तो हम लोग P2 के लिए P2 कर दिए। अब V1 का वैल्यू अगर देखिए तो 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब V2 की वैल्यू 6 था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अब फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, देखिए 36 का पारा में 144 कितना टाइम से आता है? तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा तो 4 बार में आता है। हाँ बिल्कुल, 4 बार में आता है। तो 4 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 6 टाइम्स आएगा। तो हम लोग यहाँ पे P2 का वैल्यू निकालते हैं शक्ति का, तो 6 वाट आप लोग का आंसर आएगा। तो सिंपल वे में राइट आंसर आएगा 6 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? देखिए, 60 डिग्री सेल्सियस का 90 ग्राम पानी 15 डिग्री सेल्सियस के 84 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा? सिंपल वे में जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को एक ही काम करना पड़ेगा। ठंडे पानी में ऊष्मा का लाभ अगर निकालते हैं, यानी Q1 निकालते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे फार्मूला क्या होता है? M होता है, S होता है इंटू डेल्टा T होता है। क्लियर है? आप लोग को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए, मास का वैल्यू इसमें देखिए तो 84 ग्राम है। क्लियर है? आप लोग S कुछ नहीं दिया तो हम लोग 1 मानते हैं। क्लियर है? टेम्परेचर आप लोग को पता तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? T-15 लेंगे। क्या करेंगे? T-15 लेंगे। ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पे देख सकते थे 15 डिग्री सेल्सियस के रूप में लिख रहा है, तो इससे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है? गर्म पानी में ऊष्मा की क्षय निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर 90 करेंगे इंटू एस कर देंगे, यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का 60 डिग्री के रूप में, तो 60 माइनस से टी करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ऊष्मा का लाभ बराबर होता है ऊष्मा का क्षय। तो हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा ना, तो इस टाइप से सॉल्व किए तो टी का जो वैल्यू आएगा आप लोग के सामने 38.27 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन। 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना होगा? सबसे पहले आप लोग को देखिए, जब भी ऊष्मा आता है ना तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का फार्मूला का यूज करेंगे। ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो H बराबर क्या होता है? I² होता है। देखिए, मैं लिख देता हूँ, H बराबर लिखेंगे I²RT। अब हम लोग देखेंगे सिंपल में H का वैल्यू आप लोग के सामने 200 लिख रहा है। I का फ्रेंड्स आप लोग का लिख रहा बिल्कुल कहीं नहीं लिख रहा, तो I का वैल्यू हम लोग I रहने दिए। क्लियर है?
अब आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू देखिएगा 10 लिख रहा था, टी का वैल्यू अगर देखिए तो 5 सेकेंड लिख रहा था। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 10 × 5 = 50, 50 को आर स्क्वायर यानी यहाँ पे किया तो 4 आएगा, यानी सिंपल में आई का वैल्यू देखिएगा तो 2 एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 एम्पियर आ रहा है। लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ विभवांतर। तो भी बराबर क्या होता है? देखिए भी बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला आई आर होता है। क्लियर है, तो आई का वैल्यू मैं कितना लाया था? 2 लाया था, और आर का वैल्यू ऑलरेडी देख सकते हैं 10 ओम लिख रहा था। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 वोल्ट। तो राइट आंसर कीजिए, तो 20 वोल्ट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और जो कि आप लोग का उत्तोलक से संबंधित है। तो देखिए सिंपल में उत्तोलक के सिद्धांत से हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या होता है देखिए एफर्ट्स गुना देखिए अगर आप लोग निकालते हैं इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इससे फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए आयाम गुना, देखिए सॉरी आयाम नहीं होता आयास होता है। देखिए ए लिखिएगा आयास गुना आयास भुजा होता है। देखिए इस चीज़ को आप लोग लिखिएगा आयास गुना आयास भुजा बराबर जो होता है इसका इक्वल कीजिएगा तो भार गुना भार भुजा होता है, भार गुना भार भुजा होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें अगर टोटल देखे होंगे तो 100 लिख रहा था, 100 ग्राम में लिख दिया हूँ। क्लियर है, अब प्रयास भुजा तो आप लोग को आयास भुजा तो पता नहीं था, तो हम लोग क्या कहते हैं आयास आप लोग का दिया था 100, तो 100 माइनस क्या करें एक्स मान लेंगे। उसी पे भार के लिए आप लोग जाएगा तो 200 माइनस इसका भार हम लोग क्या मानते हैं एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप लोग एक्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 33.3 आप लोग का राइट आंसर आएगा। क्लियर है, तो 33.3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का आ गया 60 नंबर। 10 ओम प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उसमें ऊर्जा का मान क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे उसमें ऊर्जा का वैल्यू। तो एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। हम लोग देखेंगे आई का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू लिख रहा है आप लोग 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25 होता है। आर का वैल्यू 10 लिख रहा है, टाइम का वैल्यू देखिए तो 5 मिनट था, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे सेकंड में बदल देंगे। अब अगर आप लोग गुना इसको कीजिएगा तो फ्रेंड टोटल आ जाएगा आप लोग का 7.5 × 10⁴ जूल इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए होंगे, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 61 क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर वैसे एन है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 क्या लिख रही है। अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। बिल्कुल यमला पगला दीवाना। देखिए अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है, लिख रहा निष्कर्ष किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद ना होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ाता है। फिर लिख रहा रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो केवल इसमें एल पालन करेगा, केवल एल पालन करेगा ना कि एम। तो किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद ना होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। चलिए असंगत को चुनना है 15, 25, 75, 45। तो सिंपल में आप लोग चुन लिए होंगे। तो देखिए 15, 25, 75, 45। तो देखिए 15 का टेबल में आप लोग का 75 भी आता, 45 भी आता, लेकिन 25 नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? तो सिंपल में आप लोग सीधी रेखा को काउंट कर लिए होंगे। तो देखिए सबसे पहले सीधी रेखा को काउंट किए होंगे। तो पहला देखिए ये आप लोग को 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, 6 और ये 7। तो टोटल देखिए तो 7 आ रहा है, यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है D1 ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो इसमें बोर्ड के बारे में आप लोग शेप साइज के बारे में पढ़े होंगे। सबसे बड़ा जो शेप होता है वह D0 का होता है। क्या होता है? D0 का होता है। तो सबसे पहले आप लोग D0 का याद कीजिए। तो D0 का जो शेप होता है सबसे पहले इसको लिखने का हम लोग लिखते हैं 1500 गुना 1000 लिखते हैं, 1500 गुना 1000 लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं 25 लिखते हैं। क्लियर है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं D1 का। तो D1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले 1000 लिखते हैं, 1000 इंटू फिर हम लोग क्या लिखते हैं 700 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं। अब देखते हैं अब हम लोग D2 अगर लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 700 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 700 इंटू फिर 500 लिखिएगा, फिर 15 का रेशियो लेंगे। फिर अगर आप लोग लिखिएगा मान लीजिए D3 लिखते हैं तो इसके लिए भी क्या करेंगे आगे लिखेंगे 500, फिर लिखते हैं 350 यानी 350 गुना 15 लिखिएगा। ये कंडीशन चलते रहता है। क्लियर है, आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो आप लोग को बोल रहा है D1 के लिए। तो D1 के लिए देखिए ये होता है यानी 1000 गुना 700 गुना 25 होता है। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिख रहा है। तो देखिए
किसी वस्तु का तृतीय कोण यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप लोग को बोला वस्तु की पहचान करना है। तो इसकी पहचान करना सबसे पहले देखिए ये आप लोग का थर्ड प्रोजेक्शन में आ रहा है, क्लियर है। तो हम लोग को बोला इसमें वस्तु की पहचान करना है। तो सिंपल वे में देख सकते हैं इसमें एक शंकु का छिन्नाकार है, क्या रहा है, एक शंकु का छिन्नाकार है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले लिखा एक नियमित पंचभुज के आंतरिक कोण का मान डिग्री होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक नियमित पंचभुज के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो सिंपल में आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है देखिए n-2 कीजिएगा, यानी n-2 गुना 180 कीजिएगा। अब इसको आप लोग को n से डिवाइड करना पड़ता है, क्लियर है। तो n यहाँ पे आप लोगों को कितना बड़ा पंचभुज के लिए, तो 5 में से 2 घटाएगा तो 3 आएगा, 3 × 180 कीजिएगा, क्लियर है। और भी यहाँ पे n आप लोग को लिखा कितना 5 के लिए लिखा, तो हम लोग 5 से इसे डिवाइड करेंगे। तो सिंपल में अगर इसे सॉल्व किया तो आप लोग का 108 डिग्री आएगा, क्या आएगा 108 डिग्री। तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोलता है इसमें पंचभुज में डायगोनल निकालने के लिए, तो इसका फार्मूला होता है n × n-3/2 होता है। ये फार्मूला को यूज कर लिए डायगोनल के लिए। तो देखिए 5 होता, फिर 5 में से 3 जाता, 2 होता, फिर 2/2 करते, 2 कैंसिल होता, इसमें डायगोनल कितना होता 5 होता। तो ये सब सारे कंसेप्ट को याद रखिएगा। चलिए 69 क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 69 क्वेश्चन लिख रहा है एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे शेषफल क्या है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए 2 कंडीशन दिख रहा था, पहला में लिख रहा है आप लोग का 24 है, क्लियर है। अब इसका भाजक अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग को ऑलरेडी पता भाज्य क्या, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक निकाले तो 24 को हम लोग क्या करेंगे 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल में इसको अगर गुना किए तो 216 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ से भागफल निकालें। तो सिंपल में अगर आप लोग भागफल निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल में 216 को हम लोग 8 से भागा देंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग भागा दिए तो 27 आएगा, क्या आएगा 27 आ जाएगा। अब लोग फार्मूला जानते हैं भाज्य बराबर क्या था, भाज्य गुना भागफल जो शेषफल, तो यानी 216 आया था, फिर 27 था भागफल और शेषफल कितना था 24। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व किए तो 5856 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 5856, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है और आप लोग इसको बोर्ड मार्क्स के तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले याद रखिए इसमें आप लोग को रैकरिंग को सॉल्व करना पड़ता है, क्लियर है। तो इससे अगर आप लोग बनाइएगा तो राइट आंसर आएगा 17/30 आएगा, क्लियर है। चलिए रैकरिंग का कंसेप्ट मैं बता दूंगा, इससे वैसे में बताया था पिछले वीडियो में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। दोनों व्यक्ति द्वारा दोनों वस्तु खरीदते हैं तो कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे लगता है 71 नहीं बताया ना, हाँ सॉरी 71। 2 कर्मचारी अनीता और सरिता का प्रति माह 66 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। सिंपल वे में देखिए यहाँ मान लीजिए अनीता, क्या मान लिख रहा है अनीता मान लिया, यहाँ पे मान लीजिए सरिता। तो यहाँ पे लिख रहा है यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120%, तो मान लीजिए सरिता का 100 था तो इसका 120 मान लेंगे। तो क्लियर है, रेशियो निकालेंगे तो 6 रेशियो क्या आएगा 5। तो दोनों को सम करेंगे यानी 11 का वैल्यू आप लोग देखिएगा तो 6600 आ रहा है, क्या रहा 6600 आ रहा। तो यानी एक इकाई का वैल्यू देखिएगा तो टोटल 600 आएगा, क्या आएगा फ्रेंड 600 आएगा, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहा सरिता के बारे में, तो सिंपल में सरिता का वैल्यू देख रहे होंगे, ये आप लोग का 5 था तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल में आप लोग का बीच आएगा 3000 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर 30,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3000 था, हाँ 3000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए 72 नंबर। तो 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। तो दोनों व्यक्ति दोनों वस्तु खरीदते हैं तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल में देखिए 72 अगर आप लोग बनाइएगा तो देखिए 14 व्यक्ति हो गया, फिर 13 व्यक्ति होगा, 2 ऐसे हैं जो दोनों वस्तु खरीदते हैं तो ये माइनस कर देंगे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन था तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 25 आएगा, क्या आएगा 25। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन विधि से बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक्स के यहाँ पे आप लोग 1 मान लीजिए, वाई के यहाँ पे 2 मान लीजिए और जेड के यहाँ पे -3 मान लीजिए, क्लियर है। और आप लोग पुट करके बनाइए। देखिए एक्स का स्क्वायर किया तो यानी 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा, फिर देखिए वाई जेड करना है तो 2 को 3 से गुना कीजिए तो -6 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आएगा, जेड एक्स तो 2 3 6 यानी कि -6 यहाँ भी आ गया, फिर जेड स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9 होगा, फिर एक्स वाई
यहाँ पे 3 आएगा। अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर जो आएगा आप लोग के बीच में आएगा वो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा खाद्य श्रृंखला एवं फूड वेब को उसकी स्थिति में। क्लियर है? आप लोग पढ़े भी होंगे किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों व चरणों को पोषी स्तर कहते हैं, आज घास को उत्पादक कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 में। तो देखते हैं 75 क्या लिख रहा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग होपफुली बना लिए होंगे। 2 mm व्यास की स्टील तार को 20 kg के वजन के साथ टेंशन में लोड किया जाता है तो विकसित स्ट्रेस क्या होगा? आप लोग का स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले देखिए त्रिज्या क्या लिख रहा है, व्यास कितना लिख रहा है 2 mm लिख रहा है, तो हम लोग इसका त्रिज्या निकालिए तो क्या आएगा 1 mm आएगा। तो फ्रेंड्स 1 mm वैल्यू क्या होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे तार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तार का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, 22/7 कर दिए। आर का वैल्यू 10⁻⁻1 था, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। अब आप लोग को निकालना पी निकालना है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे पी यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर क्या होता है फोर्स बाय एरिया होता है। तो हम लोग सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का वैल्यू कितना था 20, एरिया का वैल्यू निकालोगे तो 22/7 इंटू 10⁻⁻2 किए होंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो 636.36 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एक 100 ग्राम वजन की गेंद 40 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है तो गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पढ़े होंगे स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला। तो क्या होता है mgh होता है। क्या होता है mgh होता है। तो mgh के अकॉर्डिंग मैं पुट करता हूँ। देखिए मास, सबसे पहले मास आप लोग को लिखा 100 ग्राम, तो मैं 100 ग्राम कर दिया हूँ। क्लियर है? इसके बाद लिख रहा आप लोग का 70 ऊंचाई जी का वैल्यू 10 लिख रहा और एच का वैल्यू 70 लिख रहा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 7000 आएगा। क्या आएगा 1 2 3 4 ये आ रहा। तो इसको आप लोग जूल में बदलिए तो 70 जूल इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर जो आएगा आप लोग के बीच में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल वोल्टामीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे जल वोल्टामीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होती है। हाइड्रोजन जो होती है वह कैथोड पर मुक्त होती है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं एनोड पे, तो इसमें एनोड पे हमेशा O2 मुक्त होती है। क्लियर है? चलिए और ये जो वर्क करता है ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पे कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वायु को प्रकट करता है। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा शुष्क वायु जो होता है वह बैरोमीटर के पारिक स्तर को बढ़ाने का काम करता है वो। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब आप लोग को बोल रहा देखिए 79 क्वेश्चन, चाल और वेग दोनों की दिशा में परिमाण होता है। नहीं फ्रेंड देखिए चाल जो होता है एक प्रकार का अदिश राशि होता है लेकिन वेग जो होता है सदिश राशि। तो वेग में आप लोग का दिशा एवं परिमाण होता है। तो पहला आप लोग कैंसिल कीजिए। चाल में केवल परिमाण और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल, तो सेकेंड आप लोग का सही है। चाल धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है और चाल वेग दोनों सदिश है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर आप लोग का केवल 20 द राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स हम लोग को काम निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए V बराबर क्या होता है W/Q होता है। V बराबर क्या होता है W/Q होता है। तो हम लोग W अगर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा V गुना Q कीजिएगा। तो V फ्रेंड्स अगर देखिए तो 10 वोल्ट है, Q का वैल्यू देखिए तो Q 2 है। तो यहाँ पे किए होंगे तो 20 जूल आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा 20 जूल इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर निकालिए तो 20 जूल इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप्स का क्वेश्चन को खुद से बनाइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए बस लगभग ख़त्म हो चुका है। देखिए अब वो देखते हैं 92 को स्किप करें। देखिए ये सब सारे में बहुलक वगैरह आप लोग को बनाना फ्रेंड, ये सब इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग खुद से बना भी लिए होंगे सबको। चलिए और देखता हूँ कुछ वैसा आप लोग के बीच में कुछ वैसा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन आ रहा है यानी कि 86 नंबर, 6 मानक व्यूज की प्रस्तुति में प्रथम कोण प्रक्षेपण पर टॉप व्यू पर कहाँ स्थित होता है? तो फ्रेंड ये फ्रंट व्यू के नीचे होता है। क्या होता है? फ्रंट व्यू के नीचे होता है। नेक्स्ट, एक आइसोमेट्रिक स्केल का उपयोग करते समय आप ड्राइंग के तीनों अक्ष के साथ कितने डिग्री के द्वारा प्रीत करते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 120 डिग्री। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, आप सबको याद हो जाता है। तो राइट आंसर कीजिए तो 120 डिग्री होगा। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, ड्राइंग से पता चलता है कि घटकों को उसके अनुपात में कैसे जोड़ा जाता है? तो सिंपल में ले आउट असेंबली से। देखिए ले आउट असेंबली ड्राइंग से पता चलता है कि उसके घटकों का अनुपात में कैसे जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। 10% सहित कर सहित पर 3300 रुपये का एक कूलर खरीदा था, तो कर लगाने से पहले एक एयर कूलर की मूल्य क्या होगा। सबसे पहले 10% आप लोग को टैक्स लगाना। देखिए 10/100 कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा तो 10 से आप लोग को 11 में जाना होगा। क्लियर है। अब इसका वैल्यू देखिएगा तो 3300 आ रहा, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इससे किसको गुना करेंगे, 33 ये 3000 से आप लोग का गुना हो रहा, तो सिंपल देखिए 3 बार है ना ये, तो हम लोग 3 से गुना करेंगे तो सिंपल में आप लोग का 3000 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा फ्रेंड। एक वृत्त की त्रिज्या r और 36 सेंटीमीटर, वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है। यदि 4l बराबर 3r है तो वृत्तखंड की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो हम लोग देखिए सबसे पहले देखिए रेडियस 36 सेंटीमीटर दे रहा और एल, तो एल बराबर आप लोग निकालिएगा तो 3r बाई क्या होगा 4 आएगा। क्लियर है। ऑलरेडी यहाँ से निकाला हूँ मैं। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। देखिए 3 है, 3 का दी आर का वैल्यू आप लोग के सामने 36 लिख रहा और यहाँ पे 4 लिख रहा, तो 4 का पावर में 36 कितना बार में आता है 9 बार में। तो यहाँ से एल का वैल्यू निकालिए तो 27 आ रहा है। क्या रहा 27 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल को बताओ तो हाफ इंटू एल गुना आर होता, हाफ गुना इंटू एल गुना आर होता। हाफ कर दिया हूँ। एल का वैल्यू अगर देखेंगे तो 27 आ रहा। क्लियर है। और आर का वैल्यू देखेंगे तो 36 आ रहा, तो यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग को भी जो आंसर आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 486, जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स, इसको खुद से कीजिए। ये सब सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 90। चलिए बहुलक ज्ञात कर लीजिएगा इसका। चलिए अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। तो 94 क्वेश्चन में आप लोग को क्या निकालना है, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करें। तो सिंपल है फ्रेंड, सबसे पहले निकालेंगे एफ, तो एफ बराबर क्या होता है ma होता है। क्लियर है। तो m4 होता है मास, तो मास आप लोग को 100 लिख रहा है, a इक्वल टू होता है v माइनस यू बटा टी, तो v लिख रहा है आपको 8 में से 5 गया 3 और टाइम कितना लिखा था 6 सेकेंड। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/2 कीजिएगा, यानी फोर्स अगर निकालिए तो 50 न्यूटन आ रहा है। क्या रहा फ्रेंड 50 न्यूटन। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है, तो सिंपल वे में आप लोगों को मैं बताया था ओजोन परत के लिए जो खतरे बने यौगिक होता है, सबसे पहला जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसका सूत्र होता है N2O। क्लियर है। उसके बाद होता है ब्रोमीन होता है, क्या होता है ब्रोमीन होता है जिसे बोलते हैं Br2। उसके बाद होता है फ्रेंड हाइलोजेंस होता है जिसे हाइलोन्स बोलते हैं। तो राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 1 2 3 होगा। हाइड्रोकार्बन बोलिए 1 2 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं ओजोन परत। तो फ्रेंड्स याद कीजिए ओजोन परत के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। क्लियर है। इसी वजह से क्या होता है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। क्लियर है। अब भारत में ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1991 में वियना कॉन्फ्रेंस पर तथा 1992 में मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पर हस्ताक्षर किए थे भारत। अब क्वेश्चन क्या बच गया देखते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो कुल ऊर्जा क्या होगी। फ्रेंड्स याद कीजिए जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो कुल ऊर्जा क्या होता है कांस्टेंट होती है। क्या होती है नियत रहती है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर लीजिए। क्लियर है। अर्थात ये जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता है जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो इसका क्या होता है mgh का वैल्यू बढ़ता है। क्लियर है। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है घटता है, और जब नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और mgh क्या होता है घटता है। जस्ट लाइक सेम ये नियत रहता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो फ्रेंड यह हमेशा जो रुकती है इस पर राइट आंसर होगा घर्षण, घर्षण की वजह से रुकती है। ये इजी क्वेश्चन था। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, तो वास्तविक भार कम कब होगा जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब भी फ्रेंड वास्तविक भार से अगर कम होता है तो जब त्वरण के साथ वह नीचे जा रही है। क्या होता है ये नीचे जा रही है तो वह कम होगा और ऊपर जा रही है तो अधिक होता है। सेकेंड लास्ट, जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुअचल गति पर चलती है तो क्या होती है। तो याद रखिए जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुअचल गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। अब फ्रेंड्स आप लोग का क्वेश्चन है 1000 वाट किसके बराबर होते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए 1 HP बराबर यानी 1 HP का वैल्यू जो होता है 746 वाट होता है। क्या होता है 746 वाट होता है। तो हम लोग को पता करना पड़े 1000 वाट। देखिए 1000 वाट का वैल्यू निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 1000 को क्या करेंगे 746 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड किया तो 1.341 HP आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर देखिए तो 1.341, तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा
हमारा ये क्लासेस, और कुछ अगर आंसर मिस्टेक हुआ तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, इससे क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन जो होगा मैं आप लोग के बीच में कल 26 नंबर सेट को लेके आऊँगा, क्लियर है। और हो सके तो मैं आप लोग के बीच में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुआ था यानी 2022 का, उसमें 2 सेट को अपलोड किया हूँगा, और भी जो होगा मैं सारे को अपलोड कर दूँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एक अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं आप लोग के सामने ALP CBT 2 तक पूरे स्तर को मैं समझा सकूँ, क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय सागर कुमार, थैंक यू सो मच।